राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों में 42 विजेताओं को किए प्रदान। ये पुरस्कार विश्वविद्यालय और एनएसएससी इकाइयों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद में देशवासियों को स्वस्थ रहने का दिया नया मंत्र। कहा, फिट रहने के लिए थोड़े से नियमों का पालन करना सभी को रख सकता है स्वस्थ। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री द्वारा जारी इस आदेश को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई में लाई तेजी। और केंद्र सरकार ने संगठित व असंगठित क्षेत्र में श्रम कानून में किया व्यापक सुधार। बुधवार को संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक में 29 कानूनों को समाप्त कर 3 संहिताओं में किया गया समाहित। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से साल 2018-2019 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। साल 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों में 42 विजेताओं को दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में एनएसएस को बढ़ावा देने के मकसद से स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान को पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। वर्तमान में एनएसएस के पूरे देश में फैले हुए लगभग 40 लाख स्वयं सेवक एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे साल 1969 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के जरिए युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करना है। एनएसएस का वैचारिक नीति महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वयं सेवकों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना के मकसद के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मकसद है कि सेवा के जरिए स्वयं सेवकों का चरित्र निर्माण किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान आज फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ खास तौर पर बातचीत की। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया। ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए खुद की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा किया। संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रोहित देवकर जैसी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। फिट इंडिया में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि फिट रहना मुश्किल काम नहीं है, थोड़े से नियमों का पालन करके हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा हर रोज। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मैं दोबारा सुनाता हूं, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिट इंडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बैंड इट लाइक वेलकम की जगह जल्द ही लोग इज इट लाइफ अफशा कहेंगे। फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे अपनी बात कहने का मौका दिया। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था
तब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी के साथ स्ट्रगल करके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा चेंज आए। वो लड़कियों को आगे देखना चाहिए, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ने जिस प्रकार से अचीव किया है, एक कश्मीर की बेटियों के लिए, देश के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लेकिन कश्मीर की बेटियों के लिए आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गई हैं। और आपने खुद ने तो तपस्या की है, लेकिन कई बच्चियों को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए आपने उनको इंस्पायर किया है। इसलिए आप सचमुच में बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप तो गोलकीपर के रूप में भी काम करती हैं। जी सर, मैं एज अ गोलकीपर मेरा पोजीशन है। तो फिर तो आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, थोड़ा मेंटल मुझे अलर्टनेस भी करना पड़ता होगा। फिजिकल और मेंटल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एज ए कीपर मुझे बहुत सारे जंप्स, डाइव्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो मुझे उस चीज के लिए खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ता है। अफसाना, आपको बहुत शुभकामनाएं और आप देश का भी नाम रोशन कीजिए और हमारे कश्मीर का नाम भी रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। फिट इंडिया संवाद में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेन झाझरिया से संवाद में उनके सफर और उनकी फिटनेस के राज जाने। नरेंद्र जी नमस्कार। शरीर में तकलीफ होने के बावजूद भी आप अपने फिटनेस रूटीन को जिस प्रकार से मेंटेन किया है और जिस प्रकार से आपने दुनिया में भारत का झंडा फहराया है, तो जरूर आपसे देश कुछ सुनना चाहेगा और मैं भी सुनना चाहूंगा। मेरी 9 साल की उम्र थी तो बिजली का करंट लगने से मुझे हाथ गंवाना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि जब हॉस्पिटल से मैं निकल रहा था तो ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया मेरी लाइफ में। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो माताजी ने कहा कि जाइए बाहर खेलिए आप। मैंने कहा कैसे खेलूं, अब मेरे तो हाथ ही नहीं है। लेकिन माताजी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप बाहर निकलिए, खेलिए बच्चों के साथ, आप भी औरों जैसे ही हैं। तो मैंने उस दिन घर से बाहर निकल के सोचा कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, मैं सबसे फिट बन के दिखाऊंगा। मेरी माताजी की एज 80 साल है, वो भी मॉर्निंग में टहलने जाती है कि मैं भी फिट बनूंगी। चलिए देवेंद्र जी, आपने तो एक बड़ा प्रेरक काम किया है और लोगों का हौसला भी बुलंद किया। और जब आपने बताया कि आपकी माताजी आज 80 साल की उम्र में भी टहलने जाती हैं, ये अपने आप में मां के आशीर्वाद आप पर भी बने हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी, डायग्नोस्टिक और अन्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डी.एस. नेगी द्वारा जारी इस आदेश को तत्काल लागू कर दिया गया है। हालांकि चिकित्सा महानिदेशक ने चिकित्सा विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। डॉक्टर नेगी के मुताबिक केंद्र की अनलॉक 4 गाइडलाइन के मद्देनजर कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और निजी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों, तीमारदारों और सभी चिकित्सक कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के नंदा ने बताया कि ओपीडी, केजीएमयू और एसजीपीजीआई में खोलने की बात हुई है। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के दौरान भी सिविल अस्पताल में ओपीडी का कार्य बराबर जारी रहा है और मरीजों के ऑपरेशन और अन्य उपचार भी जारी हैं। ओपीडी जो ओपन की गई है वो केजीएमयू और एसजीपीजीआई के लिए बात हुई है। हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो है, यहाँ ओपीडी कभी बंद ही नहीं रही। कोरोना पीरियड में भी हमारी ओपीडी बराबर चलती रही, सारे विभाग खुलते रहे, सब मरीज देखे जाते रहे और ऑपरेशन भी होते रहे। और जो ओपीडी है उसमें करीब करीब 35 से 40% पेशेंट अभी भी आ रहे हैं और उतने ही करीब करीब बेड भी हमारे ऑक्यूपाइड रहे हैं। और इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, तो पहले वहाँ पे इमरजेंसी और आइसोलेशन 2 हम लोगों ने वार्ड कर रखे हैं। पहले वहाँ पे रोकते हैं पेशेंट्स को, उनको पहले उनकी वहाँ पे दवाई स्टार्ट होती है, जो भी बीमारी लेके आते हैं, और वहीं से सैंपल भेज दिया जाता है। सैंपल जब भी शाम को या नेक्स्ट डे आ जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है,
तो उसके बाद में वो संबंधित विभागों में मरीजों को भेजा जाता है कि सर्जरी के हैं या ऑर्थोपेडिक्स के हैं या मेडिसिन के हैं। जिस विभाग के भी पेशेंट्स होते हैं उनको संबंधित विभागों की जो इंडोर बने हुए हैं उसमें मरीजों को भर्ती करके और फिर उनके डॉक्टर्स उनको देखते हैं, इलाज करते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने गोरखपुर के दौरे के दौरान डीडी न्यूज के प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जारी की है ये वर्तमान समय के देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त शिक्षा नीति है। इस नीति में आधुनिकता के साथ साथ भारतीय परंपरा, इतिहास और संस्कृति विरासत का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार परक बनाने की कोशिश की गई है। जो बुनियादी शिक्षा है वो मातृभाषा में उसके लिए प्रयास किया गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण और व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति जारी की है। ये वर्तमान समय की देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त शिक्षा नीति है और आधुनिकता के साथ साथ भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास, संस्कृति, विरासत का भी इसमें ध्यान रखा गया है। इस नई शिक्षा नीति की कई विशेषताएं हैं। शिक्षा को रोजगार परक बनाने की कोशिश की गई है। जो बुनियादी शिक्षा है वो मातृभाषा में हो उसके लिए प्रयास किया गया है। अध्यापकों की लगातार कैसे प्रशिक्षण हो, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, उस पर भी ध्यान दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम सारे बंधनों से व्यवस्था को मुक्त कर दिया गया है। कोई भी छात्र कक्षा 8 के बाद ही किसी भी विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और एक सामान्य जो प्रतिबंध पहले हुआ करता था कि कोई विज्ञान का छात्र है तो वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता या कोई कला का छात्र है तो वो विज्ञान पूरा नहीं किया। 3 साल पढ़ के किसी कारण से आपने चौथे साल पढ़ाई पूरी नहीं की तो पढ़ाई बेकार हो जाती थी। अब इसमें कोई 1 साल की भी पढ़ाई पूरी करेगा तो उसका भी उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरा करेगा तो उसका अलग से सर्टिफिकेट। एक भी साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। प्रदेश सरकार सभी विभागों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरेगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। बेरोजगारी सभी देशों की एक गंभीर समस्या है जो कि देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है। नौकरियों में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, उच्च कौशल और शिक्षा में कमी जैसे कारण हैं जो बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या के निवारण के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। साथ ही प्रदेश की योगी सरकार भी सभी विभागों के खाली पड़े पदों को 6 माह में ही भरने को जुट गई है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं, सरकारी सेवाओं में जो भी पद रिक्त हैं, उन सारे पदों को शीघ्र ही भर दिया जाएगा। पहले चरण में तो 31,661 शिक्षकों को 1 हफ्ते के भीतर नौकरी दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है। मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 1,37,253 लोगों की भर्ती की जा चुकी है, जो कि पिछले 10 वर्षों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 युवाओं की भर्ती की जा चुकी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह खा, गा और घा की 8,556 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622 युवाओं की भर्ती हुई है। 3 साल में ही तो 3,79,709 लोगों को हम सेवा योजित कर रहे हैं और हमारी सरकार ने 1,37,253 सिपाहियों को भर्ती किया है। बेसिक शिक्षा में हमने 54,706 और माध्यमिक में 14,000 लोगों की भर्ती की, जबकि बसपा के कार्यकाल में मात्र 34,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के युवाओं के लिए निरंतर क्रियाशील हैं। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पदों में से 31,661 पदों को भी 1 हफ्ते में भरे जाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।
वे सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है और 6 महीने में अगर वो भर्तियां कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। इस समय सरकार 1 हफ्ते में भर्ती कराना चाह रही है और इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो वर्तमान की सरकार ने, बीजेपी ने जो 69,000 भर्ती का जो फैसला दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में फैसला लिया है कि वह भर्ती पूर्ण कराएगी, मैं इस फैसले का पूर्णतः स्वागत करता हूं। बेरोजगारी की समस्या को केंद्र सरकार की स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हमें स्वयं को ज्ञान और नए आविष्कारों के माध्यम से इतना सक्षम बनाना होगा जिससे हम खुद तो आत्मनिर्भर बने ही साथ ही दूसरों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम बन सके। हिमांशु सोनकर, डीडी न्यूज, लखनऊ। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते प्रदेश में बंद रहे विकास कार्य फिर से पटरी पर आ सकेंगे। चालू वित्त वर्ष का बजट नगर निगम सदन में 6 माह बाद पेश किया जाएगा। करीब 19 अरब के इस बजट में 170 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण में खर्च किए जाएंगे। लखनऊ नगर निगम में बजट में किसी नए कर और किसी भी कर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है। यातायात सुरक्षा का बजट इस बार भी शून्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने फिरोजाबाद जिला अस्पताल के टीबी वार्ड ग्राउंड में प्लांटेशन और खेल मैदान कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला मुख्यालय के निकट स्थित गांव दौकेली में मनरेगा के तहत NRLM शेड के कार्य का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने क्रिटिकल गैप योजना के तहत 50 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह को 1,05,60,000 का पारिश्रमिक चेक भेंट किया। श्री शर्मा ने अयोध्या में परमहंसाचार्य और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धरने पर बैठने पर कहा कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, सबका सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के प्रति अपने को आबद्ध किया है और संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमारे सरकार ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना को माना है। आजादी के 73 साल बाद संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिकों के लिए केंद्रीय सरकार ने श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर सुधार किया है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक में 29 कानूनों को समाप्त कर सभी श्रम कानूनों को 3 संहिताओं में समाहित किया गया है। क्या कुछ इस नए कानून में श्रमिकों के लिए किया गया है, देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। आजादी के 73 सालों बाद संगठित व असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिकों पर सरकार की दृष्टि पड़ी है। केंद्रीय श्रम कानूनों के मकड़जाल से मुक्ति दिलाते हुए 3 संहिताओं में इन कानूनों को समाहित किया गया है। 29 कानूनों को समाप्त किया गया है। श्रमिकों के हितों को इन कानूनों में समाहित किया गया है जो अब तक इन्हें नहीं मिल रहे थे। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष की तमाम आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा कि यह संशोधन श्रमिकों के जीवन में बुनियादी सुधार लाएगा। एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही ये स्वीकार कर लिया था कि जितना महत्व सत्यमेव जयते का है, उतना ही महत्व राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते का है। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं उसमें जिनको वाकई चेंज करने की आवश्यकता थी, वो चाहे स्टेट लेवल के रहे हों, स्टेट के प्रीव्यू के रहे हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के रहे हों। तो ये मच अवेटेड प्रोविजंस थे जो भारत सरकार ने चेंज किया है और उद्योग जगत इसकी जो है सराहना करता है। उसके कई कारण हैं। देखिए, कोई भी जो व्यवसायी होता है, जो उद्यमी होता है, वो तभी खुशहाल हो सकता है जब उसका वर्कर जो है, उसकी वर्कफोर्स जो है खुशहाल रहे। तो सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया वो बहुत ही सराहनीय और उद्योग जगत, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी सराहना करता है। संशोधित श्रम कानूनों में सरकार ने जो प्राविधान किए हैं उनमें प्रमुख हैं सभी मजदूरों को रोजगार की गारंटी और समय पर वेतन, पुरुष एवं महिला को समान वेतन गारंटी, हर मजदूर को नियुक्ति पत्र, हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मजदूर की नौकरी टूटने पर उसे 3 महीने की आधी तनख्वाह मिलेगी,
न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए न्यूनतम फ्लोर वेज का प्राविधान है। किसी हादसे में मजदूर की शारीरिक क्षति की भरपाई मालिक पर लगाए जुर्माने का आधा हिस्सा मजदूर को मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण। ESIC हॉस्पिटल, दवाखाना एवं शाखाओं का जिला स्तर तक विस्तार। नई तकनीक से जुड़े उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि उद्योगों से जुड़े 50 लाख मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। बगान मजदूरों को ESI का लाभ मिलेगा। इस नए श्रम कानून में श्रमजीवी पत्रकारों को भी न्याय दिया गया है। अखबार वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी कहीं से इस टाइप से लेबर उसमें कवर नहीं किए जाते थे, तो निश्चित रूप से उनको सरकार ने कवर करके वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की है जो श्रमजीवी पत्रकारों या श्रमजीवी वर्कर्स को दी जाती है। तो मीडिया जगत को भी इसका भरपूर फायदा होगा। संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को श्रमेव जयते के सिद्धांत पर न्याय देने का केंद्रीय सरकार का यह एक अभिनव प्रयोग है, जिससे देश के 50 करोड़ मजदूरों और स्वनियोजित कामगारों को न्याय मिलेगा। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए हुसैनाबाद ट्रस्ट के कर्मचारियों को आज से बड़े इमामबाड़े का गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। पिक्चर गैलरी और इमामबाड़ा, शाहनजफ और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इधर मौलाना कल्बे जब्बात ने बुधवार को कहा है कि प्रशासन पहले धार्मिक आयोजन की इजाजत दे, तभी पर्यटकों के लिए बड़े इमामबाड़े का गेट खुलेगा। मौलाना ने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि इमामबाड़े की तामीर आज़ादारी के लिए थी और ये धार्मिक स्थल है, न कि पर्यटक स्थल। उन्होंने कहा कि प्रशासन इमामबाड़े में धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध लगाकर शिया समुदाय के जज्बातों को ठेस पहुंचा रहा है। अगर छोड़े पर्यटकों के लिए तो मजलिसों की भी यहाँ पर पूरी तरह इजाजत होना चाहिए। 1.5 करोड़ रुपए महीना, साल में कितना हुआ? 18 करोड़ रुपए सालाना। ये मेरा बयान नहीं है, सरकारी बयान है। ये 18 करोड़ कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं ये 18 करोड़? सिर्फ यही नहीं, ये गोलदवादे में जितनी इमारतें नई बनी है सब नाजायज बनी है। फतेहपुर जनपद के किसानों का मानना है कि कृषि बिल से किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी, साथ ही बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी और ये बिल किसानों के हित में कारगर साबित होगा। किसानों को फसल की बिक्री देश भर में करने की स्वतंत्रता मिलेगी और उन्हें भ्रमित होने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही MSP बढ़ाए जाने को लेकर भी किसानों में खुशी है। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल पाएंगे, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकेंगे। किसानों के लिए MSP पे बिल लेके आई है, इसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिचौलिया बीच के ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज किसान अपने सामान को मार्केट में बेचने जाता है तो वो पहले कोई दूसरा लेगा और पहुंचते पहुंचते 2-3 बिचौलिए आ जाते हैं। उस बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए ये बिल्कुल लाया गया है। अगर जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, जिस फसल को हम 1900 रुपये में बेच रहे हैं, बिचौलिए ख़त्म होने के बाद वही हम 2400 किसान पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि नहीं आय दुगनी हो, तो दूसरे भी माध्यम है, एक ये भी बहुत बड़ा माध्यम है जो किसान के अपने उपज का सही मूल्य मिले। और जो पिछली सरकारें थे उन्होंने जो आज तक नहीं किया है, जो उनके आज जो सरकार मोदी जी कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और ये बिल किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ शंका फैलाई गई है कि इसमें किसानों के हित के अहित होगा, मगर इसमें सरकार गारंटी देती है कि बढ़ा के सरकारी रेट पर किसानों को गेहूं खरीदा जाएगा, गेहूं धान खरीदा जाएगा। MSP भी किसानों की बढ़ाई गई है, जिसके लिए सरकार का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सरकार जो किसानों के लिए विधेयक बिल लाई है, इससे हम किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंडियों में जो बिचौलिए लगते हैं वो ख़त्म होंगे, जिससे हम किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। और इसके पूर्व में और भी सरकारें रही हैं, पर आज तक इन किसानों की किसी ने नहीं सोचा, किसी सरकार ने नहीं सोचा, और मोदी जी ने इन किसानों के लिए सोचा है और हम मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसान काफी खुश हैं और किसानों का ये कहना है कि सरकार का ये फैसला किसानों के हित में है।
जौनपुर जनपद के 5,40,000 लघु और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलना है। अभी तक 3,18,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेज दिए गए हैं। इससे किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना से रबी की फसल की बुआई में काफी फायदा हुआ है। सच्चे दिल से किसानों के लिए सोचा, उन्होंने ये निधि चालू की। इस समय जो आ रहा है पैसा, इससे किसान इतना खुश है कि उसके लिए बोने के लिए बीज, खाद तुरंत व्यवस्था हो जा रही है और जनता मोदी जी से बहुत ही खुश है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस योजना को लागू किए और इस योजना से हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से पहली बात। और दूसरी बात यह कि हमारे किसान इतने त्रस्त थे, कोई भी इसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाएं नहीं लागू की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसान निधि योजना चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान योजना तो हमेशा हर महीने जैसे मिलता रहता किसानों के लिए, और बहुत अच्छी योजना है। इससे किसानों को लाभ मिलता है। इससे किसान बेचारे जो गरीब हैं सब बेचारे खाद के लिए, बीज के लिए अपना व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए अपने मोदी जी बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान भी खुश है, जनता भी खुश है, हर लोग खुश हैं। मिर्जापुर में सरकार की मंशा के अनुरूप सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की हाई स्कूल व इंटर पास बालिकाओं को संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत साइकिलें वितरित की गई। पहाड़ी, कोन और 96 ब्लॉक की 85 और बुलेटिन में अगली खबर है। कानपुर नगर निगम प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभिनव प्रयोग कर रहा है, जो यहां के प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभाएगा। पेश है कानपुर से यह खास रिपोर्ट। कानपुर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नगर निगम एक सार्थक प्रयास कर रहा है। जिन स्थानों पर शहर में अधिक प्रदूषण है, वहां उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों को वैदिक विधि से रोपित किया जा रहा है। प्रतिदिन शहर के कूड़े के निस्तारण करने वाले बंद प्लांट को पुनर्जीवित किया गया है। वृक्षारोपण करने के बाद लोगों का जुड़ाव इन वृक्षों के साथ बना रहे, इसके लिए इन क्षेत्रों को नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी वाटिका का नाम दिया गया है। भारत देश में पंचवटी आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार उस स्थान को कहा जाता है जहां अशोक, बरगद, बेल, पीपल और आंवला के पेड़ एक जगह लगे होते हैं। इन पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है और आसपास के लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। इसमें जो भी हमारे पेड़ लगाए जाते हैं वो इस जगह की नेटिव स्पीशीज ही लगाई जाती हैं। तो कानपुर क्षेत्र के जो नेटिव पेड़ हैं वही इसमें उसकी 24 प्रजातियाँ यूज़ की गई हैं। एक और विशेषता ये रहती है कि इसमें 3 श्रेणियों के हम पेड़ लेते हैं कि एक लो ग्रोइंग, एक मिड ग्रोइंग और एक हाई ग्रोइंग। तो हम पीपल और अशोक के पेड़ भी लेते हैं और तुलसी और इस तरह के जो श्रब्स और हर्ब्स होते हैं वो भी लेते हैं। और ये 3 लेयर में ग्रो करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कि वर्टिकल ग्रोथ तीनों की हो सके। और लगभग 3 साल का इसमें एवरेज रहता है कि एक सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट क्रिएट हो सके। तो जैसे इस जगह पे 1.25 हेक्टेयर में अगर ये एक फॉरेस्ट क्रिएट होता है शहर के बीचों बीच, तो आसपास के पूरे इलाके के लिए ऑक्सीजन लंग की तरह काम करेगा। इलाकों को ग्रीन बेल्ट में चयन करने के बाद मलिन बस्ती और सड़कों के आसपास पेड़ों को लगाया जा रहा है। एक समय के बाद ये पेड़ घना रूप ले लेते हैं और प्रदूषण को कम करके ऑक्सीजन से वातावरण ठीक रखते हैं। इस तरह से शहर में ऑक्सीजन टैंक का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष जो है प्रथम वर्ष जापानी पद्धति द्वारा वृक्षारोपण जो वनीकरण की एक प्रक्रिया आई है उसको उपयोग में लाया गया है। प्रथम बार कानपुर नगर निगम इसको लाया गया है। इसमें करीब 1,05,000 पौधों का इस वित्तीय वर्ष, इस वर्षा ऋतु में रोपण किया जा चुका है। सर्वप्रथम प्रयोग हम एक ग्रीन बेल्ट में किए थे, जो काफ़ी रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट था, जिसमें सड़कों के किनारे काफ़ी वाहन की आवागमन होती है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत होता था। तो शनेश्वर मंदिर के पास स्थित एक ग्रीन बेल्ट में हमने मियावाकी पद्धति की कानपुर नगर निगम द्वारा शुरुआत की गई। योजना को सफलता मिलती है तो कानपुर को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और दूसरे शहरों को इससे प्रेरणा मिलेगी।
कानपुर से राजेश श्रीवास्तव के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों में 42 विजेताओं को किए प्रदान। ये पुरस्कार विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाइयों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद में देशवासियों को स्वस्थ रहने का दिया नया मंत्र। कहा, फिट रहने के लिए थोड़े से नियमों का पालन करना सभी को रख सकता है स्वस्थ। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री द्वारा जारी इस आदेश को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई में लाई तेजी। और केंद्र सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रम कानून में किया व्यापक सुधार। बुधवार को संसद के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक में 29 कानूनों को समाप्त कर 3 संहिताओं में किया गया समाहित। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।